Okay, Assalamu alaikum, dear students. Today we will talk about chapter is thermochemistry, chapter number 11 in the book, and we will talk about the topic which is Hess's law, which is on the demand of students. Hess's Hess's law. This law is basically the indirect measurement of indirect calorimeter process. But the direct calorimeter is the process in which you can determine the heat of neutralization. But in the case of indirect calorimeter, in which you are not able to calculate the enthalpy change during the chemical reaction. Enthalpy change यानी total heat content की बात कर रहे हैं. The total heat content अगर आप directly find out ना कर सके किसी भी chemical reaction को, तो आप उसको इनडायरेक्ट तरीके से फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ हेसेस लॉ. हेसेस लॉ बेसिकली इसकी थ्री बेसिकली इजी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी. द फर्स्ट वन डेफिनेशन आपके पास ये दैट द हीट ऑफ रिएक्शन, जो भी आपके पास हीट ऑफ रिएक्शन है ना, वो हमेशा डिपेंड करेगा किस पर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर. दिस इज़ द फर्स्ट वन डेफिनेशन ना ऑफ द सिस्टम. इस पर डिपेंड करेगा और ये इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा किस पर, रूट पर, रूट फॉलोड. सो कीप इन माइंड, मैंने ये ऑलरेडी आपने पीछे पढ़ा भी था कि वो रिएक्शंस जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं आपके पास, उनको स्टेट फंक्शन कहा जाता है. ठीक है ना, स्टेट यानी हालत. और जो इंडिपेंडेंट होते हैं स्टेट फंक्शन पर, उनको हम क्या कहते हैं, बेसिकली पाथ फॉलोड कहते हैं हमारे पास. दिस इज़ द फर्स्ट वन डेफिनेशन ऑफ हेसेस लॉ. दिस इज़ द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द हीट और एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम. ठीक है ना, जिसमें कोई भी रिएक्शन आपके पास हो रहा हो, यानी डायरेक्ट तरीके से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते. द नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी जो आपके पास है, दैट इज़ द हीट, ठीक है ना, रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड or enthalpy change during the reaction is same whether reaction takes place in one step or more than one step. जैसे आप कहते हो ना, आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है, आपके पास प्रोसीड कर रहा है A2, आपके पास प्रोसीड कर रहा है D तक प्रोसीड कर रहा है. ठीक है ना, एक रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है एक स्टेप में आपके पास, और उससे जो प्रोड्यूस हो रही है वो है Q, हीट. लेकिन अगर इस रिएक्शन के सेवरल स्टेप्स हैं आपके पास, A to B एंड B to C एंड देन C to D, तो यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रही है हीट Q1, Q2, Q3, जब आप उन सबको ऐड करते हो, जैसे आप कहते हो ना दैट Q, or we can say Q small, which is equals to Q1 plus Q2 plus Q3, whether the reaction take place in one step or more than one step, it will produce the same amount of heat. The sum of the heat or the heat released or absorbed, whether the reaction take place in the one step or more than one step, it will produce the same amount of heat. This is the second definition of Hess's law. The third definition of Hess's law is basically sum of heat of several steps of a reaction is equal to the heat of reaction when it occur in the single step. जो भी आप सम अप करते हो ना हीट की, यहाँ से Q1, Q2 और Q3 की, वो हमेशा किसके इक्वल आएगी आपके पास, Q के इक्वल आपके पास आ जाएगी. ठीक है ना. तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग the heat, and this law was given by whom, by the German. This law was given by the scientist who was German, Hesses. ठीक है ना, in 1840 आपके पास आ जाएगा. हम mathematically we can also write like sum of delta H or sum of Q of the cycle is equals to 0, क्योंकि ये और ये अमाउंट जो होगी वो सिमिलर आपके पास आएगी. आप डेल्टा H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप सिंपल Q से भी इसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम बात करेंगे कि हम इसमें किस तरह इसकी कोई एग्जांपल डिस्कस करेंगे. आपके पास लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, जिसमें हम ये पढ़ते हैं दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड when react with carbon dioxide it will produce sodium carbonate
plus water, and delta H1 is equals to minus 89.08 kilojoule आपके पास आ जाता है. This is the reaction which takes place in one step. This is single step reaction. This is what? This is single step रिएक्शन. सिंगल स्टेप रिएक्शन जिसमें आपके पास ये प्रोड्यूस हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास, ठीक है ना. अब इस रिएक्शन को हम एक से ज़्यादा स्टेप से भी हम इसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं. वो कैसे? ये सिंगल स्टेप रिएक्शन था. अप टू स्टेप रिएक्शन, यही रिएक्शन आपको कि उसकी इंथैल्पी को कैलकुलेट हम इनडायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं. वो कैसे? कि अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यहाँ दो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं एंड यू गोइंग टू रिएक्ट इट विद कार्बन डाइऑक्साइड, यू विल गेट अ प्रोडक्ट विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट. द डेल्टा H1 यानी द फर्स्ट वन स्टेप इज आपके पास है, तो इसकी फॉर एग्जाम्पल ये 1 है तो ये हो जाएगा सेकेंड, यानी सेकेंड रिएक्शन की बात कर रही हूँ, ये माइनस 48.06 किलो जॉल में आपके पास आता है. सेकंड, अभी भी देखो सोडियम कार्बोनेट बनाना है, हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बना, यहाँ दो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हम एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और इसका रिएक्शन करते हैं अगेन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर. और यहाँ से डेल्टा H3 जो आपके पास आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू माइनस 41.02 किलो जॉल पर मोल. ये दो स्टेप्स आपके पास आ गए. अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ हमारे पास ऐसे होता है यूजुअली कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2. अगर हम इसको समअप कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है. यहाँ से तो हमारे पास 89.08 आ रहा था, यहाँ से 48.06 माइनस 41.02, ये दोनों स्टेप्स की एनर्जी है. इन दोनों को अगर आप ऐड करें माइनस, ये हो जाएगा 80.819 और 4048, यानी यहाँ पर भी 89.08 आ रहा है और यहाँ पर भी 89.08 आपके पास आ रहा है. सो दिस इज़ द वे ना कि आपके पास आप क्या कर सकते हो, किसी की भी रिएक्शन की भी इनडायरेक्ट, अगर आपको स्टेप्स दिए हुए हैं और आपको प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो. अब यहाँ पर देख लो इन दोनों स्टेप में ना, मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बताया भी था कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है. एनर्जी इतनी आ रही है आपको. लेट सपोज ये पेपर में दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का दोबारा रिएक्शन कर, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये दूसरा स्टेप आपको दिया होगा, ठीक है ना, और इसकी भी एनर्जी दी होगी. अब जो रिएक्टर और प्रोडक्ट साइड पर सिमिलर होती है वो चीज़ कैंसिल हो जाती है. इनको इंटरमीडिएट कहते हैं आपके पास, ठीक है ना, जो प्रोड्यूस होते हैं आपके पास इंटरमीडिएट और उसके बाद फिर प्रोडक्ट बन जाता है. तो यहाँ पर आपके पास देखिए दो सोडियम हाइड्रोक्साइड सेम जो सिंगल स्टेप में आ रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड वो आ गया और यहाँ से सोडियम कार्बोनेट आ गया और एक वाटर मॉलिक्यूल, और इन दोनों की एनर्जी को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. दिस इज़ नाउ द इनडायरेक्ट वे टू कैलकुलेट व्हाट द इंथैल्पी ऑफ दोज रिएक्शन जिनकी एनर्जी आपको पहले डायरेक्टली गिवन ना हो. अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये यूजुअली आपको हेल्प करती है टू कैलकुलेट द एनर्जी चेंजेस ऑफ सच रिएक्शंस जिसमें केमिकल रिएक्शन आपके पास बहुत स्लो हो, इन उनके लिए बहुत हेल्प करती है. दूसरा, अगर यहाँ पर बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं, लाइक अगर यहाँ पे कोई बाय प्रोडक्ट बना है, जैसे वाटर बन गया आपके पास बाय प्रोडक्ट के तौर पर, तो इन बाय प्रोडक्ट के केस में इंथैल्पी चेंज होता है सच रिएक्शंस का, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, बाय प्रोडक्ट की वजह से भी हम इजीली जो है एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली. The heat of all those reactions can be calculated which cannot be prepared directly. As I told you, this is the indirect method of measuring the indirect calorimeter or the method to calculate the enthalpy of a reaction. It is used to calculate delta H of reaction in which the reactions are not completely consumed. ठीक है ना, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नहीं है. रिवर्सिबल मतलब ये ऐसे रिएक्शंस के लिए जिनके लिए आपके पास यूजुअली डेल्टा H की वैल्यू कम्प्लीटली रिएक्टेंट पूरी तरह कंज्यूम नहीं हुए. ये डायरेक्ट मेथड है जिसमें आप लेटेस्ट एनर्जी, डायरेक्ट डिटर्मिनेशन है लेटेस्ट एनर्जी की. तो हेसेस लॉ जो है वो आपके पास डिटर्मिन करता है किसको कैलकुलेट करने के लिए, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड. और आपको पता है हेसेस लॉ की एप्लीकेशन बॉर्न हैबिट साइकिल है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी थी और मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. होप आपको यहाँ पर समझ आई होगी.